लॉकडाउन एक प्रेम कथा। भाग एक। नोट: यह काल्पनिक कथा है। इसमें प्रयुक्त नाम, पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक है तथा किसी वास्तविक घटना, स्थान, नाम व व्यक्ति से संबंध नहीं रखता है। भूमिका: यह उपन्यास मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पश्चिमी ग्रामीण अंचल में भील आदिवासी समाज में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस बीमारी फैलने के दौरान आपातकालीन व्यवस्था लागू होने पर ग्रामीण समाज की प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। उपन्यास में नायिका अपने प्रेम को पाने के लिए शासन द्वारा आपातकालीन व्यवस्था का पालन करते हुए अपनी जंग लड़ती है, अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर अपना जीवन सफल बनाती है। उपन्यास में आदिवासी संस्कृति और परंपरा का विलय किया गया है। शंभू सिंह मेड़ा, गांव रेतालुंजा, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश। खेतों में फसल अपनी कोख में अनाज लिए खड़ी थी। भाद्रवा महीना चल रहा था। नदी नालों में साफ पानी बह रहा था। दूर खुले मैदान में ग्वाले और गाय बकरियों का झुंड नजर आ रहा था। पहाड़ी पर मोर और पेड़ पर देवतरियां पक्षी बोल रहा था। नीले आसमान में सफेद बादल उभर रहे थे जिनमें से एक हवाई जहाज तेज आवाज करते हुए गुजर रहा था। उसे देख बच्चे किलकारी कर रहे थे। नई फसल पकने की खुशी में गांव में त्योहार की तैयारी चल रही थी। नवाई के त्योहार पर गांव में नई उमंग थी। चारों तरफ रौनक फैली थी। सभी गांव वालों के मुख खिले हुए थे। नया धान पकने की खुशी में सभी लोग नए कपड़े पहने थे। हर घर में नए अनाज की बनी खीर का पूजन किया जा रहा था। हवन धूप से वातावरण महक रहा था। कोई भूटे चेक रहा था तो कोई ककड़ी कासरे खा रहा था। केवली नलकूप से पानी भरकर आ रही थी। भरा बदन, गोरी काया, नजर तेज थी। कौन भला केवली से नजर मिलाता था? मिलाता भी तो नजर झुकाना पड़ती थी। देवू अपने दीदी के यहाँ नवाई के त्योहार पर मेहमान आया था। देवू की बड़ी बहन धनुड़ी की शादी केवली के पड़ोसी घर में हुई थी। देवू मक्का के खेत के बीच पगडंडी से अपने घर लौट रहा था। सामने से केवली माथे पर मटका लिए आ रही थी। देवू नीचे देखकर चल रहा था। केवली के पास आने पर ऊपर देखा। केवली और देवू की नजर टकरा गई। नजदीकी से दोनों की नजर मिलने पर वह सिर्फ आंखों को ही देखते रहे। देवू ने मुस्कान के साथ नीचे नजर कर दी। केवली आगे बढ़ गई। देवली अपने घर पहुंच गई। देवू के दिल की धड़कन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वापस अपने दीदी के घर गया। दीदी, क्यों देवू? वापस क्यों आया है? देवू, बस कुछ नहीं दीदी। दीदी, कुछ भूल गया क्या? देवू, मैं थोड़ी देर से घर जाऊंगा। दीदी, पर क्यों? देवू, दीदी सामने देखो, काले बादल दौड़कर आ रहे हैं। मैं रास्ते में भीग नहीं जाता। दीदी, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ। देवू अपने मन की बात दीदी को कैसे बताता कि आपके पड़ोसी घर की लड़की मुझे पसंद है। मन ही मन सोचता रहा। माथे से पसीना टपक रहा था। बालों पर हाथ घुमाते हुए बैठा था। दीदी, अरे देवू, तुम्हें पसीना आ रहा है? क्यों, क्या हुआ? रास्ते में किसी ने कुछ बोला तो नहीं? देव, नहीं तो बारिश होने वाली है इसलिए गर्मी हो रही है। केवली अपने आंगन में बर्तन साफ कर रही थी। बर्तन साफ करते हुए देवू को देख रही थी। केवली के मन में भी देवू के प्रति विचार उमड़ रहे थे कि यह लड़का अभी मुझे रास्ते पर मिला था और वापस कब आ गया। बर्तन साफ करते हुए बार बार देवू तरफ देख रही थी, परंतु देवू की नजर केवली तक नहीं पहुंची थी। हल्की हल्की हवा के साथ बारिश होने लगी। दीदी जल्दी से छोटा मोटा सामान घर के भीतर ले जा रही थी। आंगन में खाट पड़ा था। दीदी ने कहा, देवू, बारिश हो रही है, खाट को घर के भीतर ले आओ। देवू खाट लेने आंगन में गया और फिर से केवली और देव की नजर एक हो गई। इस बार केवली ने थोड़ी मुस्कान दे दी। अब देवू केवली तरफ खींचता चला जा रहा था। बारिश रुकने के बाद देवू ने दीदी से कहा, दीदी, मैं अब चलता हूँ। दीदी, हाँ, तुम जल्दी से घर चले जाना। वहाँ पर माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे। और सुन, नदी का बहाव देखकर उतरना। अधिक बहाव में नदी पार मत करना, नहीं तो वापस चले आना। देवू को रास्ते में वही लड़की दिखाई दे रही थी जो पानी का मटका सिर पर लिए पगडंडी पर मिली थी और वही आंगन पर बर्तन साफ करते नजर आ रही थी। नदी का बहाव कम या अधिक यह जान नहीं पाया। केवली को लिए नदी पार कर रहा था। नदी के बीच रास्ते पहुंचकर विचार किया, मैं वापस दीदी के घर चला जाऊं, दीदी को कह दूंगा। नदी का बहाव तेज था इसलिए वापस लौट आया। नदी पार किए बिना वापस दीदी के घर लौटने के इरादे से पुनः विपरीत दिशा में चलता है। किनारा पास आते ही सामने देखा तो नदी का पूर बड़ी तेजी से आ रहा था। जल्दी जल्दी चलता तो कैसे चलता? बहते पानी में कदम थमाना भी था। किनारा 2 कदम दूर था और नदी की एक लहर ने देवू को दूर जा गिराया। पास में एक झाड़ी को पकड़कर बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। कपड़े सारे गिले हो गए। नदी किनारे खड़ा होकर तेज बहती धारा को देख रहा था। आज तो मैं नदी में समा जाता।
यह कपड़े भी गीले हो गए, अब मैं गीले कपड़े लिए कैसे दीदी के घर जाऊंगा। मुझे वापस नहीं मुड़ना था, वैसे भी मैं 2 बार मुड़कर दीदी के घर गया था। मैं यही किनारे पर बैठ जाता हूँ, नदी का बहाव कम होने पर मेरे घर चला जाऊंगा। उधर जीजाजी बकरी चराने जंगल गया था, तेज बारिश होने पर एक बकरी कहीं खो गई थी, उसे ढूंढने के लिए नदी तरफ आ रहा था। सूरज डूबने वाला था, दूर से देखा तो नदी किनारे कोई बैठा था, पास जाकर देखा तो देवू अपना साला था। टीनू, अरे देवू तुम क्यों बैठे हो यहाँ, चलो घर चलो। देव, जीजाजी यह नदी का बहाव कम होता नहीं, कब कम हो और मैं कब घर जाऊं। टीनू, अभी अभी बरसात हुई है, अभी नदी का बहाव कम नहीं होगा, चलो घर चलो। दोनों जीजा साले चल रहे थे, कुछ आगे जाकर देखा तो बकरी एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। जीजा बकरी की तरफ बढ़ा ही था और पेड़ के ऊपर नजर चली गई, पेड़ पर बहुत बड़ा काला सांप था। दोनों डरकर पीछे हट गए, बकरी को दूर से बुलाने लगे। बकरी जीजाजी की आवाज सुनकर आना तो चाहती थी, परंतु पेड़ के पास से एक छोटे नाले में पानी बह रहा था, बकरी पानी में पैर रखना नहीं चाहती थी। जीजाजी, मुझे लगता है इस बकरी को इस सांप ने बचाई होगी, यह हमें ऐसे कैसे दे देगा, उसकी रखवाली तो दे देना पड़ेगी। टीनू, वह तो ठीक है, परंतु हम इस सांप को क्या दे कि यह हमारी बकरी को लौटा दे। देवू, मुंह से कुछ बोलो तो सही। टीनू, हे नाग देवता, मैं बकरी को घर के भीतर ले जाने के पहले दूध की धार डालूंगा। बस उतना कहते ही बकरी छलांग लगाकर टीनू के पास आ गई। बकरी लेकर दोनों जीजा साले घर लौट रहे थे। देवू के मन में थोड़ा सा डर था कि कहीं वह लड़की कुछ और न समझ ले कि यह लड़का बार बार क्यों आता है, या फिर दीदी की डांट पड़ेगी। टीनू ने घर के बाहर पेड़ बकरी बांध दी। धनुरी, बाहर क्यों बांध रहे हो, अंदर ले आओ। टीनू, थोड़ा टोटका करना पड़ेगा, लाओ दूध लाओ, धार डाल देता हूँ। धनुरी, दूध में तो मैंने अभी हाल जमाने के लिए दही डाल दिया है। टीनू, चलो ठीक है, थोड़ी देर से सही, गाय का दूध निकाल लो। धनुरी गाय का दूध निकालने गई तो गाय उछल गई, दूध निकालने नहीं दे रही थी। इस गाय को आज क्या हो गया, खड़ी भी नहीं रहती है। टीनू ने गाय के पैर भी बांध दिए, फिर भी गाय दूध निकालने नहीं दे रही थी। देवू यह सब देख रहा था। रुको दीदी, गाय को थोड़ी देर खड़ी रहने दो, शायद मेरे झूठ बोलने से यह सब हो रहा है, शायद ऊपर वाला सब उगलवा कर रहेगा। आज मैंने आप दोनों को झूठ बोला था, इस बकरी को शेर खा जाता ही, साथ में मुझे भी खा जाता। धमुरी, क्यों, क्या हुआ। देवू कम आवाज में बोलने लगा, दीदी मैं घर जाने के लिए निकल गया था, रास्ते में मुझे यहाँ आपके पड़ोसी की लड़की मिल गई। मैं काले बादलों का बहाना बनाकर वापस यही पूछने आया था कि इस लड़की की सगाई हुई या नहीं, मेरी पूछने की हिम्मत नहीं हुई तो मैं वापस घर लौटने लगा। जब मैं नदी पार कर रहा था उस समय नदी का बहाव बहुत कम था, चाहता तो मैं नदी के उस पार निकल जाता, परंतु बीच नदी में जाकर मैं वापस यहाँ आने के इरादे से विपरीत चलने लगा। देखते देखते नदी तेज बहने लगी, एक बड़ी लहर की चपेट में मैं आ गया था। आज मैं नदी में बह जाता या फिर मुझे शेर खा जाता, बकरी नहीं खोती तो ऐसा ही होता। देव की बात सुनते हुए धनुरी दूध निकालने लगी, गाय जुगाली करने लगी। धनुरी ने कहा, तुझे बताने में क्या जा रहा था, झूठ क्यों बोला। उस केवली के कितने रिश्ते आए, उसे कोई पसंद नहीं आते। देवू, तुम काले और वह केवली गोरी हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी जोड़ी जमेगी। ऐसा सुनकर देवू को बहुत बड़ा झटका लगा। टीनू ने दूध की धार डालकर बकरी को घर के भीतर बांध दी, देवू को भोजन कराया और सो गए। अगली सुबह देवू अपने घर लौटना चाहता था, परंतु केवली को एक देखना था, केवली कब पानी भरने जाए और कब मैं निकलूं। केवली घर का सारा काम पूरा कर गोबर पैरों पर लिए पानी भरने जाती है। देवू भी उधर चलने लगा जिधर केली पानी लेने गई थी। रास्ते पर कुछ बात करना चाहता था, लेकिन साथ में एक औरत थी, फिर भी केवली नजर मिलाती हुई चल रही थी। देव के मन में यही विचार चल रहे थे कि यदि वह मुझे नहीं चाहती तो फिर देखती नहीं। यार कितनी सुंदर लग रही थी, मुझे उसकी आंखें अभी भी दिखाई दे रही है। वह न अधिक काली है, अधिक गौरी, न अधिक लंबी, न अधिक थिंगनी, न अधिक मोटी, न अधिक पतली, सब बराबर है। मैं उसी से शादी करूंगा, उसके सिवा किसी से नहीं। केवली को पहली नजर में पहला प्रेम हो गया था, अब कहीं मिलकर बात करने का मन कर रहा था। किसी ने सही कहा, मिलना मिलाना सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। कभी कभी किस्मत साथ देता तो कभी नसीब बन जाता है, वही कर्म भी अपना रंग दिखाता है। देवू बैलगाड़ी से दूसरे गांव से अपने गांव घास भरकर ले जा रहा था। नदी वाली घाटी पर बैलगाड़ी चढ़ नहीं रही थी, सामने से केवली अपने बैलों को पानी पिलाने नदी पर ला रही थी। देवू पसीने से तर हो गया था, बैल भी थक गए थे। केवली को आते ही देवू ने पसीना साफ करते हुए कहा, अच्छा हुआ आप आ गए, बैलगाड़ी घाटी चढ़ नहीं रही, थोड़ा धक्का लगा दो। केवली, धब्बा क्यों, मेरे बैलों को आगे जोत देती हूँ, 4 बैल मिलकर गाड़ी चढ़ा देंगे।
पहले मैं बैलों को पानी पिला देती हूँ। देवली ने अपने बैलों को पानी पिलाकर तरेलिया के रूप में बैलों को आगे जोत दिए और गाड़ी चढ़ा दी। खांटी चढ़ाने के बाद बैलगाड़ी खड़ी कर एक पेड़ पर बैलों को बांधकर वहीं बैठकर बातें करने लगे। एक दूसरे से कभी नजर मिलाते तो कभी नीचे देखकर बातें कर रहे थे। उसी समय वहां से दो औरतें निकलकर जा रही थी। वह समझ रही थी कि यह दो भाई बहन होंगे क्योंकि दोनों 1 मीटर की दूरी पर बैठे थे। कुछ समय बाद दो पति पत्नी वहां से गुजर रहे थे। वह समझ रहे थे कि दो पति पत्नी बैठे हैं। बेल भी बैठ गए थे, केवल अपने बिलों पर हाथ घुमाते हुए बात कर रही थी। यदि मैं नदी पर नहीं आती तो तुम्हारी बैलगाड़ी कैसे चढ़ती? देवू, वही मैं सोच रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे लगता है हमें ऊपर वाले ने मिलाया है। केवली, हाँ ऐसा भी हो सकता है। मैं अब जाऊं? देवू, कुछ देर और बैठो ना। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उस दिन हमारे नजर ने बातें की थी। आज हमें मिलने और बातें करने का मौका मिला है। केली, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पहली बार ऐसा लग रहा है। मैं तुम्हें बार बार देखती रहूं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। देवू, अच्छा हम एक बार और कहीं मिलेंगे। केली, कहाँ? देवू, बस यहीं पर। यहाँ की जमीन, पेड़ पौधे और यह नदी हमारा साथ देगी। केवली, वह तो है लेकिन हम क्यों मिलेंगे? और किस बहाने मिलेंगे? देवू, तुम्हारे प्रश्न में ही उत्तर है। केवली, चलो ठीक है, 3 दिन बाद मिलेंगे। देवू, नहीं 3 दिन बाद नहीं, 2 दिन बाद। केवली, ठीक है, 2 दिन बाद मिलेंगे। देवू, समय तो बताओ, नहीं तो मैं सुबह से आकर बैठूंगा और तुम शाम को आओगी। केवली, हाँ तुम सुबह से आ जाना, मैं ठीक 12 बजे आऊंगी। चलो मैं जा रही हूँ। देखो हम खड़े हो गए तो बेल भी उठ खड़े हो गए। देवू, इसका मतलब हमारी सारी बातें बैलों ने सुन ली। केवली, हाँ, लेकिन मेरे बैल समझदार है, घर पर नहीं बताएंगे। देवू और केवली ने हाथ मिलाया। हाथ मिलाकर देवू ने कहा, तुम सबसे अधिक प्यार किससे करते हो? केवली, मेरे बैलों से। देवू, अरे वाह, चलो अब चलते हैं। देवू केवली का हाथ छोड़ नहीं रहा था। केवली ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, हाथ छोड़ो, बैल देख रहे हैं। देवू अपने बैलों को बैलगाड़ी से जोतकर अपने घर चला गया। केवली भी अपने बैलों को लेकर चली गई। 2 दिन निकल तो गए लेकिन बड़ी मुश्किल से निकले थे। 2 महीने के बराबर लग रहे थे। केवली देवू से मिलने के लिए सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम फटाफट निपटा देती है। अब सिर्फ बैलों के लिए खेत से घास लाना बाकी था। घास काटने जाने वाली थी और घर पर 2 मेहमान आ गए। मौसी ने कहा, केवली घास काटने बाद में जाना, पहले मेहमानों के लिए चाय बना दो। केवली की मां नहीं थी, बचपन से छोड़कर भगवान के घर चली गई थी। केवली के पिताजी झागू को घर संचालन करने में परेशानी हो रही थी, इसलिए झाकरी नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली, जिसे केवली बचपन से मौसी कहती आ रही थी। झाकरी इसके पहले 2 पति को तलाक दे चुकी थी। वहां झाकरी के 2 बच्चे भी थे। झाकरी काम धंधे में फिकी थी लेकिन घूमने फिरने का बहुत शौक था। अकेली घर में घास चाय बना रही थी। बाहर पिताजी मेहमानों से बातें कर रहे थे। केवली चाय लेकर बाहर निकली। मेहमान केवली को ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। केवली समझ गई, कुछ तो गड़बड़ है। केवली की छोटी बहन रिना अर्थात मौसी की बेटी ने कहा, दीदी यह लोग आपको देखने आए हैं। वह जो लाल कमीज वाला लड़का है, कितना सुंदर लग रहा है। पिताजी को बता रहे थे, यहाँ लड़का कॉलेज पास और तुम तो पास हो। दीदी तुम्हारा किस्मत खुल गया है। केवली, चुप कर मकड़ी, मेरा किस्मत कब से खुला हुआ है। तू तेरी किस्मत आजमाना, मेरे बाद तेरी बारी है। रिना, मुझे पता था तुम प्यार से डांटोगी, अंदर से बड़ी खुश लग रही हो। केवली, क्या मैं खुश लग रही हूँ? कैसे खुश लग रही हूँ? रिना, मुझे तुमसे बात नहीं करना है। केवली, मत करो, अब हमेशा बात मत करना। कुछ देर बाद मेहमान चले गए। मौसी और पिता बड़े खुश थे कि एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का मिल गया। देवली, मौसी, हर कोई को अपने बराबर के साथ शादी करना चाहिए। मैं कम पढ़ी लिखी हूँ तो कम पढ़े लिखी लड़के से शादी करूंगी, बाद में तकलीफ नहीं होगी। मौसी, तू पागल हो गई, घर बेटी खाएगी। केवली, कोई भी औरत बैठकर नहीं खाती, सभी औरतें मेहनत कर पहले परिवार को खिलाती फिर खाती है। और अधिक पढ़ा लिखा लड़का अपनी पढ़ाई बताकर पत्नी को दबाकर रखता है। वह लड़का कॉलेज पास है तो उससे कॉलेज वाली लड़की नहीं मिलेगी। मुझे नहीं करना शादी, इससे अच्छा कोई अनपढ़ से शादी कर दो, कम से कम पत्नी को इज्जत देगा। मौसी, तू जा अभी बैलों के लिए घास काट ला। केवली खेत चली गई। जल्दी जल्दी से घास काट रही थी। देवली को से 12 खेत पर बज गई थी। उधर देवू 11 बजे से नदी किनारे इंतजार कर रहा था। काफी देर इंतजार के बाद केवली के घर तरफ चल दिया। दोपहर की 1 बजे बज गई थी। केवली बैलों को घास डालकर नदी के रास्ते चलने लगी और रास्ते पर देवू मिल गया। केवली, तुम पास में कहती हो, फिर भी लेट हो गई। मैं 12 किलोमीटर दूर से आ गया।
सुबह 11 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलो बाद में बताती हूँ। दोनों वहीं नदी किनारे गए और बैठकर बातें करने लगे। केवली का चेहरा मुरझाया सा लग रहा था। देवू, क्यों, क्या हुआ? तुमने नाराज सी लग रही हो। क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? वैसे मैं काला हूँ, ऐसी बात हो तो अभी से बता दो। प्रेम रंग अभी लगा नहीं। केवली, क्या प्रेम रंग नहीं लगा? मैंने तेरे प्यार के रंग में डुबकी लगा दी, मेरा रोम रोम रंग दिया। मैं यही सोच रही थी कि हम आज मिलने के बाद दूर कैसे होंगे, मेरा क्या हाल होगा। देवू, आप ऐसा क्यों सोचती हो? हम दोनों को एक दिन एक होना है, हमें कोई रोक नहीं सकता है। केवली, मैंने एक खजूर की 2 शाखाएं देखी, तुमने देखी क्या? उद्धरण चिन्ह। देवू, नहीं। केवली, मैंने 2 नदियों को मिलते हुए देखी है, लेकिन उनका पानी अलग अलग बहता था। मैं जीवन में प्यार, मोहब्बत और शादी एक बार करना चाहती हूँ। क्या आप मेरा साथ जीवन भर निभाओगे? देवू, केवली, आप इस देवू को आजमा कर देख लो। जीवन में एक छोटी सी भूल हो तो 2 चप्पल मारकर आधे रास्ते से छोड़ देना। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि खिलता फूल सबको नजर में आता है। कहीं कोई दूसरा बाजी ना मार ले। केवली, ऐसा भी हो सकता है। देवू, तो फिर आज मैं तुझे घर नहीं जाने दूंगा। तुम आज से मेरी हो और मेरी रहोगी। केवसी, देवू, मैं प्रेम विवाह करना नहीं चाहती थी, परंतु मेरी माँ बाप, क्या हर किसी के माँ बाप एक बेटी की परेशानी नहीं समझ सकते। मैं उस लेवल के लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ जो मेरी हम उम्र का हो और मेरे बराबर पढ़ा लिखा हो, लेकिन मेरी मौसी कॉलेज पास वाले लड़के के साथ मेरी शादी कराना चाहती हैं और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। देवू, तुमने किसी भी गाड़ी के दोनों पहिए के देखा होगा, दोनों बराबर होते तभी गाड़ी चलती है। मैं भी मेरे जीवन की गाड़ी के दोनों पहिए बराबर रखना चाहती हूँ। देवू ने केवली का हाथ पकड़कर कहा, इसका मतलब आपकी शादी की बात चल रही है? केवली, हाँ देवू। देवू, देखो, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रहूंगा, कुछ निर्णय लो केवली। केवली, क्या निर्णय लूं? आज देखने आए, कल सगाई हो जाएगी। देवू, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, हम यहीं से गुजरात चले जाते। केवली, देवू, मैं बिन माँ की बेटी हूँ, यह कदम मेरे लिए और सभी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। देवू और केवली पति पत्नी की डोर से बंध गए और दूर गुजरात में पलायन हो गए। अहमदाबाद शहर की सीमा पर मजदूरों की टोली में शामिल होकर काम करने लगे। कमिला पहली बार मजदूरी करने गई थी। अटपटा सा लग रहा था। तमिला को पिताजी की याद आती थी, फिर दिल थाम लेती थी। फोन पर बात करना भी चाहती थी, परंतु डांट से भी डरती थी। उधर झाकड़ी और झागू ढूंढते फिरते थे। 2 दिन तक भोजन गले से नीचे नहीं उतर रहा था। कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते थे। इतने लाड प्यार से बच्चों को बड़ा किया, जब बोलने और चलते सीख गए तो माँ बाप को छोड़ दिए। केवली ऐसी लगती नहीं थी, फिर भी ऐसा कदम कैसे उठा लिया? हमें भनक भी नहीं लगी कि केवली किसी लड़के के साथ प्रेम पथ पर चल रही है। शायद केवली को कोई जबरन झूठे प्यार में फंसा कर ले गया। तीसरे दिन पता चला कि धवुड़ी के भाई के साथ भाग गई। धनुड़ी, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मालूम। यदि मालूम होता तो मैं ऐसा होने नहीं देती। यह लोग कब मिले और कब बातें की, यह एक बीच में पड़ोसी से झगड़ा करवाते हैं। देवू अभी मिल जाए तो 2 थप्पड़ मारूंगी। अब वह कहाँ मिले? केवली की मौसी आंसू पोंछती हुई कहती है, मेरी बेटी मुझे तो बता देती कि मैं किसी लड़के से प्रेम करती हूँ, मैं उसे रोकती थोड़ी। केवली के पिताजी खाट पर बैठे हुए कहते हैं, भले वह लोग भाग गए, लेकिन वह है कहाँ अभी? हमें यह भी पता चले कि केवली देवू के साथ में है या नहीं। दोनों का पता लगाने में 2 महीने गुजर गए। प्रेम में विलय में भीगे प्रेमी जोड़ा अपने गांव परिवार को भूलकर अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। यही समझते थे दुनिया भर का सुख मिल गया है। एक दिन देवू ने कहा, हम लोग हमारे घर वालों से दूर तो आ गए, हमें एक बार उन्हें बता देना चाहिए कि हमने प्रेम विवाह कर लिया और हम गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं, ताकि वो और अधिक परेशान न हो। केवली अपने घर वालों से बात करने के पहले हिचकिचा रही थी कि कहीं मुझे डांट ना पड़ जाए। फिर भी फोन लगा रही थी। मोबाइल में घंटी बज रही थी। केवली, हाँ मौसी, मैं केवली बोल रही हूँ। मौसी, केवली बेटा कहाँ हो तुम? केवली, मैं गुजरात में हूँ। मौसी, कैसी हो बेटी? केवली, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? उद्धरण चिन्ह। मौसी, बेटी हम तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिता की हालत खराब हो गई है, हर रोज बड़ी मुश्किल से भोजन करते हैं, तुम्हारी चिंता में पागल की तरह घूमते फिरते हैं। लो तुम्हारे पिताजी से बात करो। पिताजी क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। बस कुछ नहीं बेटी, लेटा था, तुमसे बात कर रहा तो बहुत अच्छा लग रहा है। तुम कैसी हो बेटी? पिताजी, मैं बहुत अच्छी हूँ। बेटी, तुमने क्या कर दिया? गांव में मेरी क्या इज्जत रहेगी?
पिताजी चिंता मत करो, बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, मुझे एक दिन शादी करना ही थी, मैंने शादी की, कोई अपराध नहीं किया, एक बेटी शादी के लिए अपने माँ बाप को आगे होकर कैसे बोलती, मैंने जो कुछ किया, सब सोच विचार कर किया है, ठीक है बेटी, जो हुआ सो हुआ, सांप भाग निकला, घोंसले को कुटने से क्या फायदा, लो तुम्हारी मौसी से बात करो। हेलो बेटी, बहुत दिन हो गए, तुम्हें देखने का मन कर रहा है और तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम वापस चली आना। मैं घर आकर भी क्या करूंगी? आप लेन देन की बात करो। बेटी मैं तुझे जन्म देने वाली माँ तो नहीं हूँ, लेकिन तेरा पालन पोषण करने वाली माँ मैं हूँ, तेरी माँ की बात नहीं मानेगी, तेरे माता पिता की बात नहीं मानेगी, हम तुझे रोकेंगे थोड़ी, तुमने तुम्हारी मर्जी से शादी की, इस शादी के लिए हम खुश हैं, तुम सिर्फ 2 दिन में वापस चली जाना। मैं आज से आपको मौसी नहीं, माँ कहूंगी, माँ वह तो ठीक है लेकिन आज तक हमारे भील समाज में दहेज का लेन देन नहीं होता, तब तक लड़की मायके में आना जाना नहीं करती है और करती भी तो मायके वाले रोक लेते हैं। बेटी तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, हम तुम्हारे दहेज के भूखे नहीं हैं। केवली, हाँ मैं कल आ जाती हूँ परंतु मैं वापस 2 दिन चली आऊंगी, मुझे रोकने की कोशिश मत करना नहीं। नहीं रोकेंगे बेटी, चली आओ। ठीक है मैं कल आ जाती हूँ, फोन रखती हूँ। केवली ने लंबी सांस भरी और कहा, क्या यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है? देवू क्या कहा? केवली, मौसी घर बुला रही है, कह रही थी, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, पिताजी से मिलकर वापस चली जाना कहा। देवू, तो जाओ, माता पिता का कहना हमेशा मानना चाहिए। जो माता पिता की बात टालते हैं, वह जीवन में खुश नहीं रहते। जाओ 2-4 दिन रहकर वापस लौट आना, तब तक मैं यही कहूंगा, सुबह पहली गाड़ी से घर लौट जाना। केवली, तुम अकेले कैसे रहोगे, हम दोनों घर चले जाएंगे। देवू, नहीं मैं अभी नहीं आऊंगा, मैं मेरे घर में तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन दहेज लेन देन के बाद अभी मेरे घर जाएंगे, तो घर वाले तुम्हें तुम्हारे घर नहीं जाने देंगे और तुम्हारे पिताजी अभी बीमार हैं। ठीक है मैं अकेली चली जाती हूँ। उधर केवली की मौसी खुश थी कि केवली घर आ रही है, खुशी इस बात की थी कि केवली घर आ जाएगी और उसी लड़के के घर पर रख देंगे, जो केवली को देखने आया था। झाकरी, सुनो केली घर आने के लिए तैयार हो गई। जागो, आ रही तो अच्छी बात है, 1-2 दिन रहेगी वापस चली जाएगी। झाकरी, अरे अभी भी तुम समझ नहीं रहे हो, केवली एक बार घर आ जाए, फिर वापस नहीं जाने देंगे। जागू, क्यों नहीं जाने दोगे, केवली का दहेज कहीं भाग कर जा रहा क्या? झाकरी, नहीं दहेज के लिए नहीं, केवली को हम धीरे से उस खोरिया के घर भेज देंगे, जो केवली देखने आया था। जागू ने तेज आवाज में कहा, तुम चुप रहो, अपनी बेटी को झूठ बोलकर उसके विरुद्ध कदम उठा रही हो, केवली जहाँ गई वहाँ ठीक है, उसकी इच्छा से गई है, वह और कहीं खुश नहीं रह सकती है। झाकरी, तो फिर रहने दो ऐसे घर में जहाँ पर खाने के दाना न हो और ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं। जागू, केवली ने भले ही गरीब परिवार में शादी की, वह भी एक दिन विकास पथ पर चलकर आमिर का मुकाबला कर लेगी। झाकरी, तुम्हें क्या पता, मुझे सब पता है, उनके पास खेती बहुत सारी है, तो क्या हुआ, कमाने की अक्ल नहीं, सारी जमीन बंजर पड़ी है, उन्हें मजदूरी के अलावा दूसरा कुछ दिखता नहीं, 12 मास मजदूरी कर पेट भरते हैं। जागू, तो क्या हुआ, वह लोग कैसे भी अपना पेट पाले हमें क्या मतलब, चाहे वह मजदूरी करके खाए या भीख मांगकर, उन लोगों को खेती करने की अकल नहीं है, तो हम केवली को सिखा देंगे, बंजर भूमि को उपजाऊ बना देगी। मेरी केवली का एक बार उस घर में कदम पड़, सारी गरीबी दूर हो जाएगी, एक दिन नाम कमा लेगी। झाकरी घर में प्रवेश करते हुए कहती है, कमा लिया नाम, बहुत नाम कमा लिया तुम्हारी छोरी ने, आज तक तुमने मेरी बात नहीं सुनी। जागू, पत्नी की बात सुनने लायक भी तो होना चाहिए, तुम तो अपने घर में गड्ढा खोद रही हो, हम चाह कर भी अब केवली की दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। आज केवली को 2 महीने हो गए और उल्टी सुल्टी बातें कर रही हो, अभी क्या जरूरत थी केवली को घर बुलाने की, अभी दहेज संबंधी कोई बात भी नहीं हुई है। झाकरी कुछ ना बोली। उधर देवू और केवली को नींद नहीं आ रही थी, रात भर बातें करते रहे, कभी रोते तो कभी एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे थे। देवू, तुम जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे कोई डर नहीं है, परंतु एक बात से डरती हूँ, मौसी मुझे वापस नहीं आने देगी। अरे माँ, ऐसा नहीं कर सकती है, उन्होंने तुम्हें नहीं रोकने का वादा जो किया है। देवू, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। देखो हमारा प्रेम बना रहेगा, 1-2 दिन अलग रहेंगे तो प्रेम में मजबूती आएगी। दोनों देर रात तक बातें कर सो गए। सुबह लेट उठे, केवली ने भोजन नहीं किया, देवू ने थोड़ा भोजन किया। सुबह बस का समय हो गया। केवली देवू का हाथ नहीं छोड़ रही थी, जबरन हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम चिंता क्यों कर रही हो, 2 दिन की तो बात है, वापस आ जाना, तुम्हें नहीं आने देंगे।
तो मैं वहां आ जाऊंगा। देवली गाड़ी में बैठकर खिड़की से झांक कर देखती है। सुनो, भोजन बनाकर खा लेना और ज्यादा कठिन काम मत करना, नहीं तो 2 दिन मजदूरी पर मत जाना, तब तक मैं आ जाऊंगी। लो 500 रुपए देती हूँ। अरे रहने दो, मेरे पास पैसे है, तुम रास्ते में कुछ खा लेना। हाँ मैं खा लूंगी, अपना ख्याल रखना, बाय बाय टाटा। बस निकल गई। देव अपने डेरे पर चला गया। केवली के चले जाने पर अटपटा लग रहा था, फिर भी अंदर ही अंदर अच्छा लग रहा था कि कुछ दिन दूर रहेंगे तो प्रेम में इजाफा होगा। केवली रास्ते में देवू को याद करती रही। रात भर की नींद होने पर सो गई और रास्ते का पता नहीं चला। सुबह होते ही घर पहुंच गई। मौसी ने केवली से बात नहीं की। पिताजी ने गले लगा ली। पिताजी, माँ बात क्यों नहीं कर रही है? करेगी, अभी तक शायद इसका क्रोध ठंडा नहीं हुआ। जब माँ को बात नहीं करना थी तो फिर मुझे बुलाई क्यों? कोई बात नहीं बेटा, वह तुम्हारी दूसरी माँ है। जब अपनी बेटी बिना पूछे कदम उठाए तो माँ को लगता तो है करेगी, वह भी बात करेगी। चलो मैं बात करवाता हूँ। दोनों बाप बेटी घर के भीतर गए। जागू ने कहा, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? यह हमारी बेटी इतने दिनों बाद घर लौटकर आई है। जीवन में याद रखना, बच्चे गलती करते तो माँ बाप माफ कर देते हैं, लेकिन माँ बाप गलती करते तो बच्चे कभी माफ नहीं करते हैं। आज तक ऐसी कोई माँ नहीं जिसने अपने बच्चों को गले नहीं लगाया हो। केवली, जब से मैंने बोलना सीखा तब से आप मेरी माँ हो। मुझे जन्म देने वाली माँ को कभी देखी नहीं। हो सकता मेरी माँ से कोई भूल हो गई होगी, इसलिए ऊपर वाले ने मेरा जन्म होते ही बुला ली। माँ आप जहाँ चाहो वहाँ मेरी शादी कर दो, लेकिन मैं जिंदगी भर खुश नहीं रहूंगी और मेरे प्यार का शराप आपको लगेगा। इतना कहते ही मौसी केवली को गले लगा लेती और जोर जोर से रोने लगी, परंतु झाकरी की आंखों में आंसू नहीं थे। बेटी, मैं तुम्हारे प्रेम की ताकत जान ना पाई थी, मुझे माफ कर दो बेटी। माँ बाप अपने बच्चों से कभी माफी नहीं मांगते हैं। माँ आप जानते हैं मैं अभी तक किसी मंदिर में दर्शन करने नहीं गई, पता है क्यों? क्योंकि जब तक मेरे माता पिता है तब तक मंदिरों में जाना व्यर्थ है। हाँ आपका दिल जरूर दुखाया, उसके लिए माफी चाहती हूँ। मैं यह कदम आपको बताकर भी उठा सकती थी, लेकिन माता पिता और बेटी का रिश्ता तार तार हो जाता, इसलिए मैंने आपको बिना बताए प्रेम पथ पर पग धरा, ताकि आप मुझे माफ कर अपना लो। यदि मैं बता देती तो आप मुझे कभी माफ नहीं करते, उल्टे मेरे विरुद्ध शादी कर देते। लोहा कभी लोहार नहीं कहता कि तुम मेरी कुल्हाड़ी बनाना, मिट्टी कभी कुम्हार से नहीं कहती कि तुम मुझे घड़ा बनाना। ठीक, मैं भी ऐसे ही हूँ। आप मुझे जिस परिवेश में भेजेंगे मैं उसी परिवेश में ढल जाऊंगी, लेकिन आपने मुझे घड़े और कुल्हाड़ी का रूप पहले से दे दिया होता तो अब घड़े में पानी भर सकते और कुल्हाड़ी से पेड़ काटते। अब मैं गिली मिट्टी नहीं रही और ना ही गर्म लोहा। आपको लगा कि हमारी बेटी जवान हो गई, शादी कर देते हैं, लेकिन अपने यह नहीं जाना कि घड़ा किसे दान करना चाहिए और कुल्हड़ किसे दान करना चाहिए। बड़े घर में घड़ा दान करेंगे तो घड़े की कोई इज्जत नहीं करेंगे, और क्रोधी व्यक्ति को कुल्हाड़ी दान करेंगे तो कुल्हाड़ी का गलत उपयोग करेगा। झागू, वाह बेटी, वहाँ मेरी बेटी में ज्ञान का भंडार है, बहुत सुंदर बेटा। झाकरी, बेटे मैंने तुझे नहीं जान सकी कि तुम व्यवहारिक और पारिवारिक गुणों से भरी होगी। झाकरी केवली की बातों से प्रभावित तो होती थी, लेकिन उधर खोरिया से वादा भी कर रखा कि केवली की शादी तेरे साथ किसी भी कीमत में करवाऊंगी। केवली, मैं देवू को 2 दिन में वापस आने का वादा करके आई हूँ। झाकरी, अरे तू वापस जाएगी, वह यहाँ नहीं आ सकता। अब हम तुम्हारे दहेज का लेन देन कर आने जाने का शुरू कर देंगे। केवली, नहीं, वह यहाँ नहीं आएगा। जब तक मैं नहीं जाऊंगी तब तक वह नहीं आएगा। झाकरी, ठीक है, 2 दिन तो होने दो। केवली 2 दिन में अपनी सहेलियों और सारे गांव वालों से मिली। सहेलियों से हंसकर बात कर रही थी। सहेलियों, केवली तू जीजू को भगा कर ले गई या जीजू तुझे भगा कर ले गया? केवली, हम दोनों ने भागकर शादी की। अच्छा, भागते भागते इतनी दूर चले गए? और नहीं तो क्या? उद्धरण चिन्ह। आप क्यों भाग निकले? हम नहीं भागते तो हमारी शादी होती नहीं। लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, प्रेम विवाह बड़ी टेढ़ी खीर है। स्वाद तो चटपटा होता है, परंतु निभाना उतना सरल नहीं है। 2 दिन पूरे हो गए, केवली जाने के लिए तैयार हो गई थी। घर से 2 कदम निकली ही थी और मौसी कहा, केवली बेटी, वह बड़े घर के लोग तुम्हें देखने आए थे, उन्हें क्या जवाब देना? बस यही कि मैंने प्रेम विवाह कर लिया और मेरी कोख में 2 महीने का बच्चा भी पल रहा है। देखो, मैं तुम्हारे पिताजी के सामने कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन कान खोलकर सुन ले, मैं तुझे उस खारिया से शादी करवा कर ही रहूंगी। मैं भी मेरी कोख में पल रहे बच्चे के ऊपर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि मैं देवू का जीवन भर साथ दूंगी, किसी और को सपने में भी नहीं देखूंगी। आज के बाद तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी तो देव के साथ में आऊंगी। कहते हुए चल देती है। बस स्टैंड पर जाकर बैठी ही थी,
2 घंटे हो गए, कोई बस नहीं थी। एक व्यक्ति आया और कहा, बेटी कहाँ जाना है? उद्धरण चिन्ह, मुझे अहमदाबाद जाना है। आज कोई बस नहीं आएगी, आज कर्फ्यू लगा हुआ है। कैसी कर्फ्यू? कोई कोरोना नाम की बीमारी फैल रही है, इस वजह से केवली की परेशानी बढ़ गई थी। अब कहाँ जाए, वापस घर भी नहीं जा सकती थी। जाएगी तो कसम टूट जाएगी और देवू को वादा भी कर आई, भले कुछ भी हो वापस मेरे गांव नहीं जाऊंगी, मैं मामा घर चली जाती हूँ, एक रात तो निकालना है, कल अहमदाबाद चली जाऊंगी। केवली पैदल पैदल चलने लगी। रास्ते पर देवू का गांव पड़ता है, परंतु कभी देवू के गांव नहीं गई थी, इसलिए अनजान थी। सूरज डूब गया था, हल्का सा अंधेरा हो गया था। देवू के घर पर जाकर पीने के लिए पानी मांगा। देवू के छोटे भाई ने पानी दिया। केवली को यह नहीं पता था कि यह मेरी ससुराल है। देवू से फोन पर बात करती तो क्यों व्यर्थ की चिंता करता है। देवू के पिताजी ने कहा, आप कहाँ जा रही हो? मैं मेरे मामा घर जा रही हूँ, लेकिन अभी मेरे मामा का गांव बहुत दूर है, क्या मैं यहाँ एक रात सो सकती हूँ? केवली सही यही नहीं बताया। देवू के पिताजी के माथे पर सिंदूर देखकर मन में विचार किया कि यह नई नवेली दुल्हन है, झगड़ा कर घर से भाग निकली होगी। हम आपके मामा के गांव तक छोड़ देंगे, चिंता क्यों करती हो, जा बेटा इनको इनके मामा घर छोड़ आना। देवू का छोटा भाई केवली को छोड़ने जाता है। रास्ते में छोटे भाई ने कहा, भाभी आपके मामा का गांव कितना दूर है? बस 2 की.मी. और चलना होगा। केवली को भाभी शब्द से संबोधित करने पर बहुत अच्छा लगा। पहली बार किसी ने भाभी कहा था। केवली रात की 8 बजे ही मामा घर पहुंची। मामा को सारी घटना बता दी, क्योंकि मामा 2 माँ के बराबर होता है। मामी ने देर रात तक भोजन बनाकर अपनी भांजी को खिलाकर सुलाई। मामा और मामी सुबह बड़े खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि उनके घर अपनी भांजी जो आई थी। मामा को अपनी बहन नजर आ रही थी, चेहरा मिलता जुलता था। उधर केवली के पिताजी को नहीं पता था कि केवली मामा घर है। मामा मुझे आज निकलना था। कहाँ निकलना था? अहमदाबाद। बेटी अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, आज कोई भी वाहन नहीं चलेगा। कैसा लॉकडाउन और क्यों लगा है? उद्धरण चिन्ह, कोई कोरोना वायरस फैल रहा है, जो चीन से आया है। कहते हैं वह वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। लेकिन मामा मुझे जाना जरूरी है। कैसे जाओगी बेटी? कुछ दिन यही रहो, लॉकडाउन खुलने पर चले जाना। मामा शायद ऊपर वाला मेरे साथ खेल खेल रहा है, उससे मैं ही मिली थी क्या? सब ठीक हो जाएगा, शांति रखो। केवली अपनी परेशानी खुलकर कैसे बताती, अपने आप में को बताती थी, खेल खेल रहा, और नहीं तो क्या। मैं वहां देवू को 2 दिन में आने का वादा करके आई हूँ, आज तीसरा दिन चल रहा है, और उधर मेरी सौतेली माँ मेरी दूसरी जगह शादी करना चाहती है। मैंने यह भी कसम खा ली कि मैं देवू के साथ मैं ही घर में कदम रखूंगी, देवू के बिना अकेली कभी नहीं जाऊंगी। मामा मुझे अहमदाबाद जाना जरूरी है, तो तुम उन्हें फोन कर बता दो कि मैं इस कारण से नहीं आ पा रही हूँ, और उन्हें भी पता होगा कि लॉकडाउन लगा हुआ है। केवली देवू के नंबर मिलाती है। हेलो, क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं, भोजन बना रहा था। क्या तुम्हें पता है देश में कोई बीमारी फैल रही है, उससे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है? हाँ, ऐसा सभी बोल तो रहे हैं। सारे वाहन बंद हो गए, सभी लोग घरों में बैठे हैं। अब मैं तुम्हारे पास कैसे आऊं? मैंने सही कहा था मुझे नहीं जाना, फिर भी तुमने जबरन भेज दी। तुम चिंता मत करो, आज 28 मार्च हो गई, बस 1-2 दिन और निकालना है, फिर खुल जाएगा। मैं इतने दिन नहीं रह सकती हूँ। देखो, देश की भलाई के लिए आपातकालीन व्यवस्था है, इसका पालन हम सबको करना चाहिए। वैसे हम फोन पर बात तो कर रहे हैं, ठीक है फोन रखो, मैं बाद में बात करूंगा। मामा, केवली बेटा क्या कहा जमाई ने? केवली, मामा यह लॉकडाउन पूरे देश में लगा है। मामा, हाँ सभी राज्य में लॉकडाउन है, चलो भोजन कर लो। केवली, नहीं मामा मुझे भूख नहीं है। मामा, खा लो बेटी, चिंता क्यों करती हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुझे अहमदाबाद तक पहुंचाने के लिए हम मदद करेंगे, नहीं तो देवू को यहीं बुला लेंगे। जब तक तुम्हारा दहेज संबंधित निपटारा नहीं होता है, तब तक तुम यहीं रहना। आप केवली उस दिन का इंतजार कर रही थी जिस दिन लॉकडाउन खुल जाएगा। देखते देखते 21 दिन का लॉकडाउन बढ़ गया। लॉकडाउन में लोग अपने घरों में बैठे थे, बहुत जरूरी काम होने पर निकल रहे थे। बाजार की सभी दुकानें बंद थी। केवली एक एक दिन गिन रही थी कि 14 अप्रैल कब आएगी और कब देवू मिले। आखिरी 14 अप्रैल का दिन आ ही गया। सुबह से तैयार होकर चलने वाली थी और टीवी पर समाचार चल रहा था, लॉकडाउन 19 दिन के लिए बढ़ा दिया, 3 मई कर दिया गया है। लॉकडाउन की तारीख बनने की खबर सुनकर तुरंत देवू से फोन करती है। केवली, देवू मैं क्या करूं? देवू, केवली तुम जहां हो वहीं रहना, अभी गुजरात में कोरोना पॉजिटिव केस निकल रहे हैं, यह लॉकडाउन देश हित के लिए है, सभी लोग पैदल आ रहे हैं, मैं भी पैदल आऊंगा।
केवली, देवू मैं अभी मामा घर हूँ और कितने दिन यहाँ रहूंगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देवू, यदि तुम्हें मामा घर तकलीफ हो रही हो तो तुम्हारे घर चली जाओ। केवली, नहीं मैं घर नहीं जाऊंगी, कुछ दिन यहाँ रहूंगी। देवू, ठीक है मैं जल्दी लौट आऊंगा। उधर केवली के पिताजी झागू को पता चला कि केवली मामा घर है। केवली को लेने अपनी ससुराल में पहुंचा। झागू, बेटी तुम यहाँ, मामा घर मुझे पता नहीं था, चलो घर चलो बेटी। केवली, नहीं पिताजी मैं घर नहीं आ सकती हूँ, मैंने मौसी को वचन दिया कि मैं अकेली कभी घर नहीं आऊंगी, आऊंगी तो देव के साथ में आऊंगी। मौसी मेरे प्रति कुछ अलग समझती है, वह मेरी शादी कहीं और करवाना चाहती है। झागू, मैं हूं ना बेटी, वह दूसरी शादी कैसे करवाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो चलो मेरे साथ चलो। पिता के कहने पर केवली ने चल दिया। झाकड़ी, झागू के सामने सामान्य व्यवहार करती थी, जब पिता घर पर नहीं होते तो अभद्र व्यवहार करती थी। झाकड़ी किसी तरह केवली और देवू के बीच दूरियां पैदा कर दूसरी शादी करवाना चाहती थी। घर आने पर केवली का वचन गया था, मौसी के साथ कटी थी, यह पिता को नहीं पता था। केवली बाथरूम में स्नान करने चली गई और मौसी ने मोबाइल छुपा लिया। केवली ने मोबाइल बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। मौसी उस मोबाइल को लेकर खारिया के पास गई जो केवली देखने आया था। झाकड़ी, सुनो खारिया, यह मोबाइल केवली का है, इसमें देवू नाम के लड़के का नंबर है, जो अकेली से हर रोज बात करता है। उसे किसी भी तरह से बात करने से रोकना है। उनके व्हाट्सएप पर भटकाव मैसेज कर दो, जिससे वह लड़का भड़क जाएगा और केवली से बात नहीं करेगा। खारिया मैसेज करने लगा। व्हाट्सएप, देवू तुम मुझे भूल जाओ। क्यों, क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ झूठे प्यार का खेल खेल रही थी, प्यार का नाटक कर रही थी। खेल खेल रही थी, उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं तुम्हें सीधी बात बता दूं क्या? हाँ बताओ क्या हुआ? मैं तुमसे पहले किसी दूसरे लड़के से प्रेम करती थी, शायद उसी लड़के का पेट रह गया है। तो फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वह मेरी मर्जी थी। वाह केवली वाह, अपनी मर्जी से किसी लड़के को फंसाना और अपनी मर्जी से छोड़ देना वाली बात हो गई। देवू तुरंत फोन करता है, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया। वीडियो कॉल किया, फिर भी फोन रिसीव नहीं किया। अब देवू ने मैसेज करना, फोन करना बंद कर दिया। खारिया, काम बन गया, अब वह कभी फोन नहीं करेगा। फोन करेगा तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा और एक दूसरे को भूल जाएंगे। लेकिन झाकड़ी काकी, मैं ऐसी चरित्रहीन लड़की से शादी करने वाला नहीं हूँ। झाकड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, असल में यह देवू नाम के लड़के का नंबर किसी ने केली को धोखे दिया है। आप चिंता मत कर, अब वह केवली से कभी बात नहीं करेगा। बस यह लोग खुल जाए, तुरंत तुम्हारी सगाई केवली के साथ करवा देंगे। खारिया को पता नहीं था कि केवली ने भागकर शादी कर ली। झाकड़ी ने कहा, यह मैसेज डिलीट कर दो ताकि केवली को पता ना चले। खारिया ने सारे मैसेज डिलीट कर दिए। देवू के साथ फोटो थे वह भी डिलीट कर दिए। झाकड़ी ने धीरे से केवली के कपड़ों में मोबाइल रख दिया। मोबाइल नहीं मिलने पर केवली बहुत परेशान थी, कोना कोना देख लिया, फिर भी मोबाइल नहीं मिला। अगले दिन कपड़े पहन रही थी और कपड़ों से मोबाइल नीचे गिर गया। यह मोबाइल कपड़ों में पड़ा था, लेकिन यह बंद कैसे हो गया? मोबाइल चालू किया तो बैटरी 62% थी। मौसी पर थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था, परंतु बोल न सकी। कुछ देर बाद देवू को फोन करती है। देवू फोन नहीं उठा रहा था। 3-4 बार कोशिश की, फिर भी देवू ने फोन रिसीव नहीं किया। शायद मेरा मोबाइल एक दिन बंद था, इसलिए फोन नहीं उठा रहा। उसे कौन बताया कि मेरा मोबाइल खो गया था? या फिर देवू पैदल आ रहा होगा, वह रास्ते में होगा, मुझे बताना नहीं चाहता होगा कि मैं पैदल आ रहा हूँ। कहीं मेरी तकलीफ सुनकर केवली परेशान होगी। भगवान देवू की रक्षा करे। तपती धूप में चलता होगा, उसे किसी पेड़ के नीचे आराम कर लेना चाहिए। पता नहीं रास्ते में भोजन पानी किया होगा या नहीं। अरे पर मुझे एक बार बता देता कि मैं पैदल आ रहा हूँ, ताकि मुझे शांति मिले। अगली सुबह केवली अपनी सहेली के पास गई और उनके फोन में से देवू को कॉल करती है। देव ने फोन उठाया। हेलो, मैं केवली बोल रही हूँ, तुम कैसे हो और कहाँ हो? मैं पैदल आ रहा हूँ। कहाँ तक पहुँचे हो? गोधरा से आगे पहुँच गया हूँ। बस इतना कहते ही काट दिया। अहमदाबाद से पैदल आ रहा, तकलीफ हो रही होगी, इसलिए धीरे धीरे बोल रहा है। अब मैं फोन नहीं करती, कल फोन करूंगी। फोन क्या, मैं उसे पिटोल बॉर्डर लेने चली जाऊंगी। देवू के साथ बहुत से मजदूर पैदल चल रहे थे। सड़क पर कोई डर नहीं रहा था, परंतु शहर आते ही पुलिस की मार से डरते थे। कोई बच्चे को तोपकर चल रहा था, तो कोई अपनी गर्भवती पत्नी का हाथ पकड़कर चल रहा था। पैरों में छाले पड़ गए थे, कुछ के चाले से खून निकल रहा था। छालों में गर्म रेत चली जाने पर बहुत दर्द हो रहा था। मजदूरों में बूढ़े लोग कदम कदम गिन रहे थे। देवू अभी दाहोद भी नहीं पहुंचा था। सारे मजदूर पिटोल बॉर्डर पर एकत्रित हो रहे थे। उत्तर प्रदेश
बिहार राज्य के मजदूर अपने गांव परिवार को याद कर बिलख बिलख कर रो रहे थे। जो मजदूर गुजरात से वाहन में बैठकर आए उनसे एक से 3,300 रुपए वाहन मालिक में हड़प लिए थे। उत्तर प्रदेश के मजदूरों को पिटोल बॉर्डर पर रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर भड़क गए। इतना सफर पैदल चलकर पार किया और वापस जहां थे वहां रखने की बात चल रही थी। सभी हल्ला करने लगे और इधर उधर भागने लगे। वे मजदूर गांव से होकर चलने लगे। गांव में कांटे गर्म धूल में चल रहे थे। कुछ के पैरों में चप्पल नहीं थे। कोई कांटा लगने पर बैठकर निकाल रहे थे। तब तक साथी लोग आगे बढ़ जाते थे। उनके साथ में कुछ कम उम्र के लड़के भी थे। सभी भूखे प्यासे थे। तालाब नदी से पानी पीते चलते थे। दया तो गांव वाले भी करते थे परंतु बीमारी से भी डरते थे। वे मजदूर गांव में किसी से भोजन मांगकर पेट भरना चाहते थे परंतु पुलिस से डरते थे। वे गांव की सड़क पर भी नहीं चल सकते थे। ये मजदूर इतने घायल हो गए थे जैसे बिल्ली घायल चूहे को भगाकर वापस वही पटक देती थी। देश के सारे मजदूर सरकार की व्यवस्था संतुष्ट नहीं थे। केवल इन मजदूरों की दशा देखकर आंखों में आंसू लिए फोन कर रही थी लेकिन देवू फोन नहीं उठा रहा था। केवली के पेट में 3 महीने का बच्चा पल रहा था। फिर भी पिटोल बॉर्डर पर जा रही थी। पुलिस वाले नहीं दे रहे थे। केवली खेतों में चलने लगी। खेतों से होकर पिटोल बॉर्डर पर पहुंची। पुलिस ने पूछा, कहाँ जाना है बेटी? मेरा पति पैदल आ रहा है, उसे लेने आई हूँ। अरे वह घर आ जाएगा, तुम क्यों बीमारी मूल लेने आए हो? जा घर जा, चली जा, यह कितनी भीड़ है, जल्दी से भाग जा। केवल घर लौटकर आ रही थी और रास्ते में विचार किया शायद मेरे मोबाइल मौसी ने छुपाया होगा। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। मौसी ने देवू को फोन किया होगा इसलिए फोन नहीं उठा रहा है। मैंने घर आकर बड़ी भूल की। अरे अहमदाबाद से आई, लेकिन मामा घर से नहीं आना था। पिताजी कहाँ मेरे साथ में हमेशा रहते हैं। मौसी पता नहीं क्या खेल खेल रही है। सूरज मानते था। छाया अपने कदमों में थी। कहते हैं भरी दोपहर नहीं चलना चाहिए। दूर टेकरी पर एक लड़का आम के पेड़ के नीचे बैठा था। केवली उस लड़के के पास गई। लड़का डर गया और रोने लगा। उस लड़के का नाम जोगा था जो देवू का बचपन का दोस्त था। लेकिन जोगा क्या पता यह देवू की पत्नी है। अरे आप रो क्यों रहे हो? जोगा कुछ ना बोला। यदि तुम मेरे कारण रो रहे हो तो मैं चली जाती हूँ। नहीं बहन, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरी पत्नी गुजरात में है। मैं 2 दिन के लिए घर आया था। माँ बीमार थी इसलिए तब से वापस जा नहीं सका। मेरी पत्नी के पास फोन भी नहीं है। एक बार किसी के मोबाइल से बात हुई थी, तब से आज तक बात नहीं हुई है। कह रही थी मैं पैदल आ रही हूँ, अभी तक घर नहीं आई है। पता नहीं इस संकट काल में मेरी पत्नी को कितना कष्ट हो रहा होगा। हमारी शादी के 3 महीने हुए थे। अकेली तुम्हारी और मेरी एक जैसी परेशानी है। मेरा पति भी गुजरात से आ रहा है। पता नहीं वह भी कहाँ तक आया होगा। उनका मोबाइल भी बंद है। आपका तो घर है परंतु मेरा घर भी नहीं है। हमने प्रेम विवाह किया था। मैं उन्हें लेने के लिए पिटोल बॉर्डर गई थी। इतनी भीड़ में कहाँ दिखे मुझे। अब वापस घर नहीं जाऊंगी। सोच रही थी अब रात कहाँ निकालूंगी। जोगा, चिंता क्यों करते हो बहन, अपना घर है ना। चलो घर चलो। जब तक आपका पति नहीं आता तब तक मेरे घर पर रहना। वैसे भी भोजन बनाने में मुझे कठिनाई हो रही है। घर में मैं अकेला रहता हूँ। माँ बाप बचपन से भगवान को प्यारे हो गए। केवल तब तो मैं नहीं आऊंगी। जोगा, मैं आपको मेरी सगी बहन समझता हूँ। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। केवली उस लड़के के साथ जा रही थी। आसपास के लोग कह रहे थे, अरे देखो जोगा दूसरी लाड़ी लेकर आ रहा है। जोगा, चुप रहो सब। कुछ भी बोलते जा रहे हो, यह मेरी बहन है। केवली ने भोजन बना दिया और लेकिन भोजन करने की इच्छा नहीं हो रही थी। जबरन खाने लगी। निवाला गले के नीचे नहीं जा रहा था। मुंह के तलवे में दर्द हो रहा था। देवली घर के भीतर और जोगा घर के बाहर हो गया। केवली लेटकर सोच विचार में पड़ गई। क्या दिन आ गए। प्रेम में पागल होकर शादी कर ली, लेकिन प्यार दूर दूर क्यों जा रहा है। ऊपर वाले कुछ तो रहम कर ले। यह सब क्या हो रहा है। मैं मेरे प्यार के लिए दूसरों के घर रहती फिरती हूँ। जब हमें दूर दूर करना था तो फिर मिलाएं क्यों। अब मैं न घर की न घाट की रही, लेकिन मैं धोबी का कुत्ता नहीं बनना चाहती हूँ। इस तरह कब तक दिन काटूंगी। उधर देवू चलता हुआ मन ही मन कहता है, शायद ऊपर वाले ने आंखें बंद कर ली, देखता तो इतना कष्ट नहीं होता। तूने दिया ही क्या है। पैरों में घाव के अलावा। अरे मुझे कष्ट हो रहा तो मैं झेल लूंगा। इन छोटे छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा होगा। इन बच्चों ने अभी होश भी नहीं संभाले। यह जो महिला अपनी कोख में बच्चा लेकर चल रही है, उस बच्चे ने अपराध किया जिसने अभी जग नहीं देखा। देवू चलते हुए एक पेड़ के नीचे एक महिला को देखा। वह महिला गला खींचकर पानी मांग रही थी। गला सूख गया था। आवाज फटी फटी सी निकल रही थी। देवू की बोतल में पानी था परंतु गर्म था। वही पानी वह महिला पी गई। गर्म पानी होने के कारण प्यास बुझी नहीं थी।
वह महिला और पानी मांग रही थी। देवू आसपास पानी देखने लगा, लेकिन कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था। एक पहाड़ पर चढ़कर देखा तो दूर जंगल में एक तालाब दिखाई दिया। देवू, आप वहीं बैठना, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। देवू जल्दी जल्दी पानी लेकर लेने जा रहा था। रास्ते पर सफेद पत्थर के टूटे टुकड़े पड़े थे। पैरों में पुराने चप्पल पहने थे, फिर भी एक टुकड़ा पैर में लग जाने से खून निकल रहा था। घाव बांधने के लिए कपड़ा नहीं था। घाव को हाथ से दबाकर थोड़ी देर वही बैठा रहा। उधर प्यासी औरत तड़प रही थी, इधर पैर से खून बह रहा था। खून बंद होने के बाद तालाब पर जाकर पहले खुद पानी पिया और बोतल में पानी भरकर लौट रहा था। तालाब के पास में गीदड़ का झुंड था। यह इतनी सारी गीदड़ मुझ पर हमला कर खा जाएगी तो उस औरत को पानी कौन देगा। एक गीदड़ देवू तरफ आ रही थी, धीरे से निकल लिया, वही ठंडा पानी उस औरत को पिलाया। देवू को नहीं पता था कि यह अपने बचपन के दोस्त जोगा की पत्नी है। वह औरत बहुत दुख व्यक्त कर रही थी, पैरों में बड़े बड़े छाले हो गए थे। आप अकेले आ रहे हो, आपके साथ में और कोई नहीं? मेरा पति 2 दिन के लिए घर गया था, उसके बाद वापस नहीं आ सका। मैं अकेली थी, काम बंद हो गया, सारे लोग चलने लगे तो उन्हें देखकर मैंने भी चल दिया। तुम्हारी और मेरी एक जैसी परेशानी है बहन। मेरी पत्नी भी 2 दिन के लिए घर गई थी। तीसरे दिन लोग लॉकडाउन लगने से वापस नहीं आ सकी, लेकिन वह घर जाकर बदल गई। अब वह बेवफाई कर रही है, वह किसी और लड़के के साथ प्रेम करने लगी, इसलिए मैंने फोन करना बंद कर दिया। बहन, आपके पैरों में बहुत दर्दनाक छाले हो गए। मैं आपको आपके घर तक पहुंचाने का वचन लेता हूँ। मुझे अपना भाई समझो। चलो अब चलते हैं, अभी भी बहुत दूर चलना है। उस महिला का एक चप्पल टूट गया था, एक पैर में चप्पल पहनकर चल रही थी। देवू ने अपने चप्पल उस औरत को दे दिए और बिना चप्पल से चल रहा था। देवू को नया घाव अधिक परेशान कर रहा था। रास्ते पर किसी दुकान से नाश्ता कर सो जाते थे। रात को लगभग 11 बजे केवली ने फोन किया। देवू गहरी नींद में सोया था। उस महिला ने फोन उठाया। केवली, आप कौन बोल रहे हो? देवू कहाँ है? वहाँ सो गया है। लॉकडाउन, एक प्रेम कथा भाग